Dear students, today I am going to tell you about characteristic features of embryonic stem cells. So, for that, all the scientists don't agree with the experiments they perform uh, because the methods to characterize differs from one scientist to other, and but but I must say that these are few points on which all of them do agree that whatever I'm going to tell you, if that exists, then a particular cell is embryonic in nature and behaves like stem cells. So first of all, karyotype. अब स्टेम सेल्स का कैरियोटाइप मीन्स उनके उनकी क्रोमोसोम के नंबर वगैरह, तो स्टेम सेल्स किस सोर्स से मिले हैं उसका क्रोमोसोम नंबर सही होना चाहिए, प्लस उसके बारे में कैरियोटाइपिंग की जाती है जो कि पूरा मेथड है, तो वो जैसा कि स्टेम सेल में होना चाहिए वैसा उसकी कैरियोटाइपिंग में मिलना चाहिए. कैरियोटाइप की का मेथड मैं आपको बाद की क्लासेस में समझाऊंगी. For the timing, their karyotype must be same as we expect them to have. Then expression. Expression of what? Expression of high level of telomerase activity. What is telomerase? Telomerase activity is found during transcription. तो जब सेल रिन्यू हो रहा है तो उसके लिए जो एंजाइम की जरूरत है वो टीलोमरेज है, खास एंजाइम जो कि मार्कर की तरह बिहेव करता है. बहुत ढेर सारे एंजाइम्स काम करते हैं, लेकिन इनकी एक्टिविटी बढ़ी हुई होती है, हाई लेवल में मिलते हैं, जबकि स्टेम सेल ग्रो कर रहा है नंबर पर. ड्यूरिंग प्रोलिफरेशन सेल में टीलोमरेज एक्टिविटी हाई मिलेगी. देन माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टराइजेशन. इसमें क्या करते हैं आपको पता है, स्टेम सेल्स एग लाइक सिलेंडर्स होते हैं, तो ये साइज एंड शेप सही सही मिलना चाहिए, उनमें कोई वो डिफरेंशिएटेड सेल नहीं मिलना चाहिए. खाली इस अगर एक वैरायटी का सेल है और उसका स्ट्रक्चर इस तरह से डिटरमाइंड है ऑलरेडी, देन जो न्यू बैच है स्टेम सेल्स का जो आप ग्रो कर रहे हैं या यू हैव टेकन इट फ्रॉम एम्ब्रियो, तो दैट शुड बी like the type it is expected. तो माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टराइजेशन जरूरी भी है, और वो एक तरह का सेल्स, एक तरह के सारे सेल्स दिखने चाहिए. Now, surface markers. I have already told you about surface marker. Surface markers मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर्स हैं जो कि सेल की सरफेस में मिलते हैं, और इनको क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन कहा जाता है, या सीडी नंबर से नंबर्स यहाँ पे दे दिए जाते हैं. तो ये नॉमेनक्लेचर के हिसाब से एक मार्कर दूसरे, बहुत ढेर सारे मार्कर्स मिलते हैं सेल्स पे, तो उनको उनकी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के हिसाब से नंबरिंग की जाती है. तो सीडी नंबर उसका वो होना चाहिए जिस सेल को हम स्टडी कर रहे हैं उस सेल का सीडी नंबर उस पर प्रेजेंट होना चाहिए. व्हाट डज दैट मीन कि ये एम्ब्रियोनिक नेचर का हो. एम्ब्रियोनिक नेचर पे एम्ब्रियोनिक स्टेज की स्टेम सेल्स में जो सीडी नंबर मिलना चाहिए वो वाला मार्कर यहाँ पे मिलना चाहिए. और ये जिस सोर्स का है, स्पीशीज लाइक ह्यूमन बीइंग्स का है, तो प्राइमेट्स में जो मार्कर्स मिलते हैं तो प्राइमेट स्पेसिफिक मार्कर हो. एम्ब्रियोनिक नेचर पे जो मिलना चाहिए वो हो, और एम्ब्रियोनिक में भी वो स्टेज स्पेसिफिक होगा. लाइक अगर हम
टोटीपोटेंट सेल्स देख रहे हैं तो टोटीपोटेंट सेल्स पे जो मार्कर्स हैं वो मिलने चाहिए। जब प्लूरीपोटेंट सेल्स देख रहे हैं तो वो मार्कर्स होने चाहिए जो कि प्लूरीपोटेंट पे हैं, ना कि उसमें टोटीपोटेंट स्टेज के मार्कर्स मिलने चाहिए। सो दिस इज वेरी स्पेसिफिक, इसको कैरेक्टराइज किया जा सकता है। अगेन इसका मेथड हम आपको बाद में बताएंगे। देन नेक्स्ट है OCT4 प्रोटीन। ये OCT4 प्रोटीन एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो कि अगेन डीएनए की एक्टिविटी, जो रेप्लिकेशन वगैरह का प्रोसेस चल रहा है, उसमें इसका होना जरूरी होता है और दिस शुड बी प्रेजेंट इन द सेल्स। अगेन क्रोमोसोम का नंबर कांस्टेंट हो, जो कि कैरियोटाइपिंग में भी आ जाएगा। क्रोमोसोम का के साइज और उनकी वैरायटी वैसी ही होनी चाहिए जो कि अंडर स्टडी सेल में एक्सपेक्टेड है। Everybody knows that we can stain whole cell as well as we can stain chromosomes too for microscopic observations. Now, subculture. Once we get cells and we grow cells in vitro, यानी कि टेस्ट ट्यूब या डिश में हम जब हम इनका कल्चर ऑलरेडी कर रहे हैं तो एक स्टेज बाद, इफ इट इज सॉलिड कल्चर, सेमी सॉलिड सरफेस पे अगर ये कल्चर है तो जैसे जब उसकी स्पेस भर जाएगी, उसका न्यूट्रिशन खत्म हो जाएगा, तो उसमें से यहाँ पे कॉलोनीज बनी हुई है, उनको उठा के नई पेट्री डिश में नए मीडियम पे डाल दिया जाता है, विच इज नोन एज सब कल्चर और पसाज भी कहते हैं इसको। तो पसाज अगर हम करें, यहाँ पे जो कॉलोनीज बनी है उनको उठा के यहाँ पे ले आए, तो अगेन उससे ये पेट्री डिश भी कॉलोनाइज हो जानी चाहिए, एंड इट शुड बी we should be able to do that for continuously for long period of time, जो कि स्टेम सेल्स की कैरेक्टरिस्टिक होती है। ठीक है। प्लस सब कल्चरिंग तब भी की जाती है जो जबकि एम्ब्रियो जो सोर्स है उसे हमने फ्रोजन फ्रीज कर दिया था। जब हमने फर्स्ट टाइम एम्ब्रियो लिया था तो उसका कुछ परसेंट हमने यूज कर लिया और बाकी को फ्रीज कर दिया। नाउ फ्रोजन सेल्स आर टेकन आउट, दे आर पुट इन द कल्चर डिश and there they must grow and renew themselves, and from here we should be able to passage them in new पेट्री डिशेस। तो ये एबिलिटी उनकी लूज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एबिलिटी स्टेम सेल्स की है। इन वीवो वो रिन्यू होते रहते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो अगर वो टेस्ट ट्यूब में भी ऐसे ही चल रहे हैं, देन वी कैन यूज देम। तो ये काम हर साइंटिस्ट को देखना पड़ता है कि आपके पास जो भी सेल्स हैं उनको हम यूज कर सकते हैं कि नहीं, उनमें वो खूबी है कि नहीं है जो कि इन वीवो बॉडी के अंदर जो हो रहा है वैसा ही इसमें नहीं है, तो फिर इसको यूज करने का कोई फायदा नहीं है, इससे हमें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उस जैसा बिहेव करे और उस जैसे फायदे मिले या उसको हम मैनिपुलेट कर सकें। नाउ डिफरेंशिएशन, अभी तक रिन्यूअल की बात हो रही थी, टेलोमेरेज एक्टिविटी बढ़ी होनी चाहिए और 4 होना चाहिए। नाउ डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। आफ्टर लॉन्ग टाइम हमने खाली मेंटेन करने के लिए तो स्टेम सेल्स बनानी नहीं, ग्रो नहीं कर रहे, हमको उससे कुछ फायदे लेने हैं, हमको उससे कुछ नए सेल्स बनाने हैं, न्यू सेल्स बनाने हैं और उनको भी प्रोलिफरेट करना है, उनको भी फर्दर अगर पॉसिबल हो तो डिफरेंशिएट करना है और उनको यूज करना है, यूज फॉर रीजेनरेटिव मेडिसिन। किसी कोई एक्सीडेंट हो गया, वहां पे कोई ऑर्गन डैमेज हो गया ह्यूमन बींग्स का, तो वहां पे अगर पॉसिबल है तो हम बाहर से लाइक स्किन जल जाती है तो नई स्किन वहां पे हम बाहर से लगा सकें। अभी ट्रांसप्लांटेशन आपने सुना होगा, स्किन का ट्रांसप्लांटेशन होता है तो पेशेंट की
अपनी बॉडी पार्ट से, एक पार्ट से स्किन निकाल के दूसरे पार्ट पे लगा दिया जाता है. सो अगर पॉसिबल है तो हम टेस्ट ट्यूब में स्किन बना सकें और फिर उसको पेशेंट की बॉडी में रिप्लेस कर सकें. अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज दिस. सो वी विल स्टडी अबाउट दैट ऑल्सो. फिलहाल के लिए जो सेल्स हम यूज करेंगे उनमें ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो स्टेम सेल की स्टेज से फिर स्किन की स्टेज तक बन सकें और टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर बना सकें. तो ये तब होगा जब उसमें और भी सारी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स मिलेंगे. ठीक है. तो डिफरेंशिएशन के टर्म्स में इन वीवो क्या होता है? इन वीवो होता है एक पर्टिकुलर टाइम तक. इन वीवो यानी कि फीमेल बॉडी में क्या हो रहा है कि एक पर्टिकुलर टाइम तक तो रिन्यू होता जाता है स्टेम सेल. देन after a particular time period, it starts differentiating into 3 germinal layers: ectoderm, mesoderm, endoderm. और फिर इनसे फर्दर बहुत बहुत ढेर सारे सेल्स और टिश्यूज बनते हैं. तो इन वीवो चूंकि ये होता है कि आफ्टर रिन्यूअल ये डिफरेंशिएशन अपने आप स्पॉन्टेनियसली होता है. तो जो सेल्स हम चेक कर रहे हैं आगे यूज करने के लिए, उनके एक पोर्शन को स्पॉन्टेनियस डिफरेंशिएशन के लिए चेक किया जाता है. दूसरा स्पॉन्टेनियस हो सकता है. प्लस स्पॉन्टेनियस में ये है कि एक्टोडर्म जो है एक्सोस्केलेटन बना रहा है, तो ये अपने आप तो एक्सोस्केलेटन बनाएगा. क्या पॉसिबल है कि हम कुछ मैनिपुलेशन कर लें और एक्टोडर्म की सेल्स से हम एंडोडर्म की सेल्स बना लें? तब तो ये वाला ये सोर्स जो है जहां से भी हमने स्टार्ट किया है वो हमारे लिए यूजफुल है कि वो चाहे किसी भी एक्टोडर्म के सेल्स बना दे, मेसोडर्म के, एंडोडर्म के, हम मैनिपुलेट उनको कर पाए. So this manipulation is also checked if it is possible to manipulate these cells according to your need. Then finally ये तो इन विट्रो आपने देख लिया कि वो डिफरेंशिएट कर रहे हैं या तो स्पॉन्टेनियसली या मैनिपुलेट करने के लिए उनको यूज किया जा सकता है. फाइनली इन वीवो टेस्ट भी होता है. इन वीवो में क्या किया जाता है कि ये सेल्स इम्यूनोसप्रेस्ड माउस में, इम्यूनोसप्रेस्ड माउस इसलिए क्योंकि उसमें अगर इम्यूनिटी होगी अपनी तो वो बाहर से जब हम इन सेल्स को उसमें इंजेक्ट करेंगे तो वो उसको रिजेक्ट करके बॉडी से बाहर कर देंगे, जो कि हमें नहीं चाहिए. तो इसको इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स पे या कंपाउंड्स पे रखा जाता है. देन वी इंजेक्ट दीज सेल्स हियर एंड स्किन के नीचे डाल के या इनकी पेरिटोनियम कैविटी में ये सेल्स डालेंगे. Then there they will make teratoma. Teratoma क्या है? Teratoma is a mixture of tissues from all 3 germ lines, embryonic germ lines, plus many differentiated or partly differentiated cell lines. और उसका मतलब क्या है कि अगर उसमें जर्मिनल लेयर्स है और कुछ पर्टिकुलर लेयर्स भी हैं जो डिफरेंशिएटेड सेल की लाइंस भी मिल रही है, तो इसका मतलब है कि ये जो भी सोर्स था हमारा ईएस का वो केपेबल है हर कुछ बनाने का. इंडिविजुअल में मैंने आपको बताया था कि प्लूरिपोटेंट सेल्स मोर देन 200 सेल टाइप्स बनाने में कैपेबल है. तो अगर उनको ऐसे ही डाल के छोड़ दिया जाए तो वो वहां पे ग्रो करेंगे, रिन्यू करेंगे. आफ्टर सम टाइम दे विल स्टार्ट डिफरेंशिएटिंग spontaneously and will make germinal lines, and then some specific cells will also be made, as a result of which we will get partially differentiated and fully differentiated cells there. So in the form of tumor.
growing tumor will be formed if this source was okay. So now these are various things जिन पे साइंटिस्ट सारे एग्री करते हैं कि किसी भी स्टेम सेल में उसको स्टेम सेल कहने के लिए, उसको प्रोपोगेट करने के लिए, उसको यूज करने के लिए इतनी सारी खूबियां या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होने चाहिए जिसको कि टेस्ट करके फिर जाके वो उसको यूज कर पाते हैं। इसके अलावा भी वो उनको जिस काम में लाना है उसके अकॉर्डिंगली वो उसको टेस्ट करते हैं, देन दे यूज देम। So these were the most important characteristic features of stem cells. Or here till now हमने embryonic and stem cells पढ़े हैं, तो उनके टर्म्स में भी हम प्लूरिपोटेंट सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं जो कि हमें ब्लास्टोसिस्ट से मिलते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज तो होनी ही चाहिए। जैसे जैसे आगे चल के वो स्पेशलाइज्ड होंगे, इनमें से कुछ शायद कम हो या ना हो, ये हम आगे चल के देखेंगे। इससे पहले कि मैं लेक्चर आपका खत्म करूं, आई विश टू एक्नॉलेज दी साइंटिस्ट। यू विल सी you can see that Borovic et al., Brook and Gardner, Evans and Kaufman, Martin, Bradley, Anderson, Yang, etc. ये सारे इन सारों के पेपर्स मैंने पढ़े इससे पहले कि आपका लेक्चर प्रिपेयर करूं। एंड इन्होंने देखिए ये स्टार्टिंग फ्रॉम इवांस एंड कॉफमैन एंड मार्टिन इन 1981 वहां से इनको सक्सेस मिलना शुरू हुई। फिर टिल मैंने आपको इंक्लूड किया है 2017 तक के पेपर्स के बारे में, जिनमें से मैंने पढ़ के आपके नोट्स बनाए। सो आई विश टू एक्नॉलेज दिस साइंटिस्ट जिनकी वजह से बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में नई बातें भी पता चल रही हैं और हम इसको जानते हैं, तो वी मस्ट एक्नॉलेज देम, उनके काम को वी शुड एक्नॉलेज। और ये है, ये एक और रेफरेंस है जिससे कि मैंने लेक्चर तैयार करने के लिए पढ़ा है। सो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज इसको सुनिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे कि और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स भी डालिए जिससे मुझे पता चले कि मैं क्या कर सकती हूँ। और अब नेक्स्ट क्लास में हम ह्यूमन एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स के बारे में और पढ़ेंगे। सो थैंक यू।